जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 6 अक्टूबर 2025 और देखो, मैंने आपको बोला था कि एक हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं जो छूट गए हैं, जिसको मैं कवर अप कराऊंगा, बट कल अर्जेंट मैटर के चक्कर में मैं आउट ऑफ टाउन था। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये 3 करंट अफेयर्स के यानी कि 3 टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और यूके पीएससी एग्जाम, इन सब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, और जो चीज बीच में बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो आप नोट डाउन करिएगा। और इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। प्लस मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि आपको अलग से एक मेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपको आपके डाउट जो होते हैं वो पूरे अच्छे से जो है वो हैंडल किए जाते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें अपन ये पेंडिंग टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। फिर एक और आपके पास वीडियो जो है आ जाएगा, जिसमें अपन और रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, राइट? मतलब जो नए टॉपिक्स हैं आज के, वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया का ग्लोबल एविएशन सेक्टर। इसमें इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो गया गाइस, क्योंकि इंडिया जो है वो री इलेक्ट हो गया है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ में 2025 और से लेकर 2028 के टर्म के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। इंडिया जो है वो आईसीएओ के लिए दोबारा से री इलेक्ट हुआ है, ठीक है? तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा और लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इलेक्शन 27 सितंबर 2025 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, और उस समय 42nd आईसीएओ असेंबली चल रही थी, जहां इंडिया ने 2022 के कंपैरिजन में ज्यादा वोट सिक्योर किए हैं। ये एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि इंडिया की लीडरशिप का ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो है वो काफी मजबूत हो रहा है, राइट? हालांकि हमारे अभी रिसेंटली एक आपको पता है कि एविएशन एक घटना भी हम लोग को देखने को मिली, घटी, आप जानते ही हैं, गुजरात के अंदर का मामला। बट फिर भी हम लोग सेफ्टी पे जो है वो पूरा ध्यान रखते हैं, और उस बात का सबूत है कि घटना के बावजूद भी इंडिया की लीडरशिप जो है वो बरकरार है। तो चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आईसीएओ के बारे में। तो इंडिया गाइज, आपको बता दें, सबसे पहला चीज तो यह है कि इंडिया जो है वो इसकी फाउंडिंग मेंबर रह चुकी है, यानी कि जब से ये बना है ना, तब से इंडिया इसकी मेंबर है 1944 से। तो याद रखिएगा 1944। इंडिया ने 81 ईयर से कंटिन्यूअसली काउंसिल मेंबरशिप मेंटेन की है। यह बताता है कि इसके डिप्लोमेटिक और टेक्निकल प्रेजेंस इंडिया का कंसिस्टेंट है इसमें, राइट? तो ये फैक्ट्स है पहले तो इंडिया से रिलेटेड, जो मैंने भी आपको बता ही दिए कि 1944 जब से आईसीओ है तब से इंडिया जो है वो इसकी मेंबर है। साथ ही साथ कंटिन्यूअस हमने इनकी पॉलिसी बनाने में, रूल्स रेगुलेशंस बनवाने में, इंटरनेशनल लेवल के एविएशन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का रहे वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे, उस चीज पर हमने हमेशा टारगेट किया है। 81 ईयर से इंडिया जो है वो कंटिन्यूअस इसकी मेंबर है। इंडिया का री इलेक्शन ये कंफर्म करता है कि हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक है। आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? कि एयरक्राफ्ट कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना, मेंटेनेंस रिपेयर पे काम करना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस लाना। इंडिया के री इलेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाया, जिसमें डिप्लोमेटिक आउटरीच और बायलैटरल कंसल्टेशंस की गई। कि हमारी दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनने मिलकर लगातार बातचीत करी कि एविएशन सेक्टर को और कैसे सॉरी बेहतर बनाना है। इंडिया ने न्यू दिल्ली में एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स के लिए रिसेप्शन होस्ट किया, जिससे कि इस चीजों को जो है वो सपोर्ट जो है वो मिले, एविएशन जो है वो और मजबूत हो, इंडियन एविएशन प्लस ग्लोबल एविएशन।
तो ये री इलेक्शन हाईलाइट करता है इंडिया की एविएशन डिप्लोमेसी। ये एक फॉर्म है टेक्निकल सॉफ्ट पावर का गाइस, जिसे हम ग्लोबल ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस में अपनी जगह हम बना रहे हैं और दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका री इलेक्शन का एक आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है। सबसे बड़ा फायदा तो इंडिया ICAO के मिशंस को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव इंटरनेशनल एविएशन को प्रमोट करना, ये फैक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि हमेशा हम लोग को जो एविएशन सेक्टर है जो वो सेफ रहना चाहिए, है ना, सिक्योर रहना चाहिए, सस्टेनेबल रहना चाहिए। सभी लोग इसमें सभी को शामिल करो, इंक्लूसिव बनाओ। री इलेक्शन से इंडिया की आवाज जो है वो ग्लोबल पॉलिसी शेपिंग में नजर आएगी, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिसीज बनाई जाएगी उसमें इंडिया की आवाज रहेगी, इंडिया का रोल रहेगा। अब ये और भी स्ट्रांग हो गया है री इलेक्शन से हमारा रोल। आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स उभरती हुई नजर आ रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज बनती जा रही हैं। कुछ लूप होल्स भी हो रहे हैं, कुछ गैप्स भी हो रहे हैं, कुछ इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर एविएशन सेक्टर में। तो उसमें इंडिया अगर लीड करेगी तो वो और बेहतर तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में कंट्रीब्यूशन दे सकेगी इंटरनेशनल लेवल पे। स्ट्रैटेजिकली ये मजबूत करता है इंडिया की पोजीशन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और इंश्योर करेगा कि इक्विटेबल एयर कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे। ये इंडिया के एनवायरमेंटल और इनोवेशन बैलेंस को हाईलाइट करता है। एविएशन ग्रोथ के साथ सस्टेनेबिलिटी की हार्मनी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। एग्जांपल, इंडिया सपोर्ट करता है कि ICAO का नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव। याद रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख लो नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड BEHIND। नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड। क्वेश्चन आएगा कि ये इनिशिएटिव जो है वो किसका है, तो आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि ये इनिशिएटिव जो है वो ICAO का है और जिसको इंडिया जो है वो सपोर्ट करती है कि सभी कंट्रीज एयर कनेक्टिविटी पर फोकस करें, वही सबका साथ सबका विकास। तो याद रखना 2025 से 28 के टर्म के लिए अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें तो इंडिया ने अपने नेक्स्ट टर्म के लिए कुछ और मेजर कमिटमेंट किए हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी को और बेहतर करना, एविएशन के स्टैंडर्ड्स को और बेहतर करना, ग्लोबल सेफ्टी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करना, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एयर कनेक्टिविटी के गैप को कम करना, एविएशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे सस्टेनेबल फ्यूल्स और डिजिटल सिस्टम को आगे बढ़ाना, और नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड वाला जो, अच्छा ये लिखा ही हुआ था यहाँ पे, ठीक है, नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड वाला जो इनिशिएटिव है उसको कंटिन्यू रखना, उसको सपोर्ट करना, ताकि सभी मेंबर कंट्रीज ग्लोबल एविएशन प्रोग्रेस के बेनिफिट जो है वो ले सकें। क्लियर? तो ये फैक्ट आप थोड़े से ध्यान में जो है वो रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और कुछ फैक्ट्स लिख लो। 1944 शिकागो कन्वेंशन के तहत, 1944 शिकागो कन्वेंशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। कहां पर? मॉन्ट्रियल कनाडा पे इसका हेडक्वार्टर भी है, मॉन्ट्रियल कनाडा। इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। इंडिया को 81 ईयर्स हो चुके हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर, ये आप लिख ही चुके हैं। इंडिया भी री इलेक्ट हुई है 2025 से 28 के लिए, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके फंक्शंस के बारे में जो है वो चर्चा करें हम लोग तो वही रूल्स रेगुलेशन, इंटरनेशनल लेवल पर एविएशन के रूल्स रेगुलेशन बनाना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हो। शासन करना यानी कि वही गवर्नेंस, सेफ्टी सिक्योरिटी पर फोकस करना, एयर नेविगेशन एफिशिएंसी पर फोकस करना, सिक्योरिटी पर फोकस करना, सभी को इकोनॉमिकली फायदा हो, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, इस पर फोकस करना। इसका जो इनिशिएटिव है वो जरूर ध्यान में रखना, नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड वाला इनिशिएटिव है ना। और इंडिया अपनी एविएशन डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को जो है वो मजबूत करेगा इस री इलेक्शन के जरिए। क्लियर हो गई पूरी बातें, है ना? क्लियर, सॉर्टेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया ने अपने फॉरेन ट्रेड आर्किटेक्चर में एक मेजर अचीवमेंट अचीव किया है गाइस, इंडिया EFTA। इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया ने
पहले तो EFTA TEPA का मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, 1 अक्टूबर 2025 से ऑफिशियली लागू हो गया है। इंडिया EFTA, ये लिख लो भैया, इंडिया EFTA का मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये पूरी चीज लिखिएगा इंडिया EFTA TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कुल मिलाकर इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड व्यापार जो है वो और बढ़ेगा, और उसका बेसिकली जो एग्रीमेंट था वो फाइनली लागू हो गया है 1 अक्टूबर 2025 से। ये एग्रीमेंट ओरिजिनली 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था इंडिया और EFTA कंट्रीज के बीच में, जिसमें हम लोग को जो है वो कंट्रीज जो नजर आ रही हैं देखने को जो है वो मिलती हैं, इंडिया और 4 डेवलप कंट्रीज स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिशनसन है ना, तो उसको लिक्टेनस्टीन है ना, लिक्टेनस्टीन जो है वो कहा जाता है, लिक्टेनस्टीन ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है कुछ, है ना, LIECHTENSTEN, लिच या लिक बोलते हैं उसको, लिक, LIECH को लिक जो है वो कहेंगे, 10 स्टीन है ना, ऐसा देखो आप, लिक 10 स्टीन, लिक 10 स्टीन, LIECH लिक 10 STEIN स्टीन, लिक 10 स्टीन। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में ओरिजिनली 10 मार्च 2024 को एग्रीमेंट साइन हो गया था, और अब ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है। कुछ नहीं है, इन कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाने से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। तो TEPA, इसको बोला जा रहा है कि एक नेक्स्ट जनरेशन FTA है, ठीक है, एक नया लेवल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखना कि न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही है ये, क्योंकि ये ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि ट्रेड में आप जैसे जो गैप दिक्कतें आती है ना, चुनौतियां आती है, उसको तो ठीक करते ही करते हो, बट साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग लिंक्स को शामिल करते हो। तो ना ही सिर्फ यहां पर व्यापार बढ़ेगा, बल्कि इस नए, ऐसे लिख लेना, इस नए एग्रीमेंट के जरिए ऐसे लिख लो, ट्रेड बढ़ा दो, व्यापार यानी कि बढ़ा हुआ मार्क कर दो, इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स ये भी बढ़ेगी। इतना लिख लिया आपने तो आपको क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड नहीं बढ़ाएगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बातें सभी को अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब सुनना, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो समझाऊंगा, तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। ये एग्रीमेंट हालांकि लिखना चाहो तो लिख लो, $100 बिलियन का प्रॉमिस जो है वो करता है कि FDA जो है वो आएगा EFTA कंट्रीज की तरफ से, और ऑब्जेक्टिव है 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब इंडिया के अंदर इस एग्रीमेंट के जरिए बनेंगी 15 सालों के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक डेडिकेटेड EFTA डेस्क भी बनाया है फरवरी 2025 से, जो कि एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म का काम करेगा इन कंट्री से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वाला फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। लगभग $1.2 ट्रिलियन की GDP है मतलब इसमें बताया जा रहा है ये कंट्रीज के अंदर कंबाइंड GDP की अगर हम बात करें तो। EFTA का फुल फॉर्म यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, सॉरी एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिलता है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन। 1960 में इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, लिख लीजिएगा। ये जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो बनाया ना ये 4 कंट्रीज का, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लीचटेनस्टीन। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, 4 कंट्रीज का ग्रुप है वो EFTA है। ये भी लिख लेना, 1960 में स्टैब्लिश हुआ। यूरोपियन यूनियन का ऑल्टरनेट ब्लॉक है ये, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 कंट्रीज हैं तो उसका ये ऑल्टरनेट ब्लॉक है छोटा वाला, जिसके अंदर ये 4 कंट्रीज हैं EFTA। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखिएगा। EFTA के मेंबर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लीचटेनस्टीन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है,
पर इनके पास हाई इनकम इकोनॉमीज और एडवांस्ड इंडस्ट्रियल बेसेस हैं, पता है? ये सभी कंट्रीज को मिला दें 1.2 ट्रिलियन की जीडीपी इनकी कंबाइंड है। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर स्विट्जरलैंड है ईएफटीए मेंबर्स में, फिर उसके बाद नॉर्वे। ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और अभी जो है इसको ये मॉडर्न एफटीए कहा जा रहा है, जो मैंने भी आपको बताया, जो भी एग्रीमेंट टीईपीए हमने जो है वो किया है, तो इससे बड़े फायदे इंडिया को जो है वो होंगे। एक बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बता ही दिया है। $100 बिलियन की एफडीआई अट्रैक्ट होगी। इंडिया नेक्स्ट 15 सालों के अंदर जॉब्स भी बनाएगा, तैयार करेगा। 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स। ये जॉब्स मेनली मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी सेक्टर में होंगी। एजुकेशन में इंडिया ने 92.2% टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है ईएफटीए कंट्रीज को। इसका मतलब जो है वो समझते हो, इन पर्टिकुलर 4 कंट्रीज की तरफ से कोई भी पर्टिकुलर सामान आता है, यानी कि 100 सामान आ रहे हैं, उनमें से 92 सामान में कोई ड्यूटी नहीं देनी। अब देखो, कोई ड्यूटी नहीं देने का मतलब कंपैरेटिवली कम कस्टम ड्यूटी जो है वो लगती हैं, फॉर्मेलिटीज लगती हैं, है ना? तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। 100 से ज्यादा सर्विस सब सेक्टर्स कवर किए गए हैं, स्पेशली इंडिया के यंग स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और टेक एक्सपर्ट्स को हेल्प करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ट्रिप्स प्लस स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया इसके अंदर। तो ये ड्यूटी वाला फंडामेंटल ये मैंने अभी आपको बता दिया। 100 से ज्यादा सब सर्विस सेक्टर्स इसके अंदर होंगे जो इंडिया के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे। समझने वाली बात है। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट भी इसमें शामिल है। नर्सिंग, आर्किटेक्चर, मतलब कुल मिलाकर बहुत लोगों को इससे फायदा मिलेगा, जॉब जो है वो मिलेंगे, अच्छा खासा वो आएगा। अब इसमें ट्रिप्स प्लस स्टैंडर्ड्स की बात जो है वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब इनोवेशन होगा तो सबके जो राइट्स है, अधिकार हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट इन 4 कंट्रीज में जा रहा है, राइट, तो वो प्रोडक्ट कॉपी ना हो सके, तो उसको भी ध्यान में रखा गया कि सभी, यानी कि जो इनोवेटर्स हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बरकरार रहे। फार्मास्यूटिकल, बायोटेक सेक्टर के लिए ये एक मिक्स चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों भी बनेगा, क्योंकि एक तो ये चीजें आसान करिए, लिबरलाइज करिए कुछ ज्यादा, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डर रहता है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। एग्रीमेंट में रिव्यू मैकेनिज्म रखा गया ताकि 5 साल के इंटरवल पे इसको रिव्यू और एनालाइज भी किया जा सके। तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट है ना? अच्छा हम लोग को मैंने आपको बताया ना, 3 चीज बस इसके अंदर ध्यान रखो। ये ट्रेड के बढ़ाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा, यानी कि एफडीआई लेके आएगा इंडिया के अंदर, प्लस जॉब्स क्रिएट करेगा। और मैंने आपको एक पॉइंट बता ही दिया था कि वो वाला बस ध्यान में रखना, लिखने वाली चीजें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगी, काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसी एडवांस कंट्री से हाई एंड टेक ट्रांसफर का मौका मिलेगा। क्लीन एनर्जी, फार्मा के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल सिस्टम में, सब में फायदा बनेगा हम लोग का, है ना? तो इंडिया के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल जो है वो पॉइंट है ना? इंडिया और 4 ईएफटीए कंट्रीज, लिख लो भैया इन 4 ईएफटीए कंट्रीज के नाम। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई दिया कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 15 सालों में, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स, ठीक है? बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब ये टॉपिक सुनने वाला है क्योंकि कई बार इस टॉपिक को आप समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। तो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन अचीव किया है अपनी ब्लू इकोनॉमी और डीप सी एक्सप्लोरेशन जर्नी में। इंडिया ने अब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ एक सेकेंड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जिसके थ्रू ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स पीएमएस इंडियन ओशियन के कार्ल्सबर्ग रिज में जो है वो ढूंढेंगे। तो ये लिख लो आप, पहला वाला पॉइंट, इंडिया ने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईएसए के साथ, जिसके थ्रू पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो है वो ये कार्ल्सबर्ग रिज, इंडियन ओशन में एक क्षेत्र है, वहां पर ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इससे इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसके पास 2 एक्टिव एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स ढूंढने के। एक सेंट्रल इंडियन ओशन रिज के लिए है और अब एक कार्ल्सबर्ग रिज के लिए बन रहा है ना? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, हमारे पास हम पहली कंट्री बन रहे हैं पूरे दुनिया में
जो इस चीज को दो जगह पर ढूंढेगा। एक तो हम ऑलरेडी जो है वो साइंड है कि जिसमें हम लोग जो है वो इसको सेंट्रल इंडियन ओशन में जो है वो ढूंढ रहे हैं, सेंट्रल इंडियन ओशन रिज में। अब दूसरा जो है वो ढूंढा जाएगा कार्ल्सबर्ग रिज के अंदर। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन भी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। कार्ल्सबर्ग रिज पूछ सकते हैं कहां पर है, तो इंडियन ओशन में। बस दैट्स इट। अच्छा, ये आपको सभी को पता तो है ना, ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है क्या, रेयर अर्थ मिनरल्स। यस, तो इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो बेसिकली हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत मदद करेगा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूं इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के पहले, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। इन सबसे पहले इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी समझो आप, है ना। तो ये एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये जो यूएनसीएलओएस जो है ना, ये आप पढ़ते हो अपने एनवायरमेंट के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समुद्र का कौन सा जोन जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, वो सब चीजें ये डिसाइड करता है यूएनसीएलओएस। जैसे 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो मैंने आपको जो है वो क्या बताया, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो यूएनसीएलओएस के अंडर 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था, लिख लो 1944 इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप, जिसको नहीं पता। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जमाइका, JAMAICA, जमाइका, किंगस्टन, JAMAICA, जमाइका, KING, किंग, STON, किंगस्टन। जमाइका किंगस्टन में जो है वो इसका HQ हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डीप सी बेड एरियाज में, यानी कि समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल नीचे जो उसका रेत जहां पर पड़ी रहती, जमीन जो है, भले ये मान के चलो सबसे नीचे जाके, है ना, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनको ये ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है। और कौन किस कंट्रीज का राइट होगा एक्सप्लोर करने का, ये भी डिसाइड करता है, इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज एनवायरमेंट के लिए बेहतर रहे, एनवायरमेंट को इन सब एक्टिविटी से नुकसान जो है वो ना पहुंचे। इस पर मेनली टारगेट है। और इंडिया जो है इसका बेसिकली इन्वेस्टर भी है और 2002 से मेंबर है इसके काउंसिल और लीगल और टेक्निकल कमीशन का। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। देखो लिखा है लीगल एंड टेक्निकल कमीशन, इसका हम लोग को देखने को मिलता है, जिसकी इंडिया जो है वो मेंबर भी है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर एक्सप्लोरेशन की इसकी वो रहती है पूरी अप्रोक्सीमेटली कमांड, आप कह सकते हो। ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के डिपॉजिट जो है ना, जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में क्या होता है पता है आपको, इसमें दिया होगा यहां पर, ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स जो होता है ना, ये लिख लो, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स इन सब मिनरल्स में रिच होते हैं। इसमें कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पाए जाते हैं, बहुत ही प्रीशियस मेटल्स हैं। इंडिया का पहला PMS एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट 2016 में साइन हुआ था। कहां पर, सेंट्रल इंडियन ओशियन रिज में। मैंने भी आपको बताया ना, दो कॉन्ट्रैक्ट, एक सेंट्रल इंडियन ओशियन रिज और दूसरा ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ये वाला कार्ल्सबर्ग रिज। 2016 में सेंट्रल इंडियन ओशियन रिज वाला एक्सप्लोरेशन जो है वो हमने साइन कर लिया था। अब ये दूसरा है। ये सब मिनरल्स जो होते हैं ये भी लिख लेना, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए, बैटरी सोलर सेल्स के लिए, एरोस्पेस डिफेंस ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन सब मिनरल्स का बहुत फायदा है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, और एक चीज और बस आखिरी लिख लो इसके अंदर समझने वाली, गोवा में एक नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च है। ये जो है ना, ये इसकी नोडल एजेंसी है। पूरा जितना भी काम होगा इसका एक्सप्लोरेशन का वो यही करेगी। 2026 से होगा काम। IIT मद्रास भी इसमें शामिल है, ये भी लिख लो अलग से। IIT मद्रास भी शामिल है, डीप सी रोबोटिक्स बनाएगी, और इसरो भी शामिल है इसके अंदर। तो इसरो, NIOT चेन्नई है ये, और ये गोवा तो नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट काम गोवा के अंदर होगा। बाकी टेक्निकल काम हम लोग को देखने को मिलेगा कि IIT मद्रास करेगा, इसरो करेगा, और NIOT भी करेगा। तो ये भी लिख लो, IIT मद्रास, इसरो और NIOT। इसमें दिया है कि नहीं दिया पता नहीं मुझे,
IIT मद्रास, इसरो और NIOT, ये भी लिख लेना आप, देना तो चाहिए इन लोगों को। ठीक है, ये 2016 वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। ये गोवा वाली जो एजेंसी है ये तो इसकी नोडल एजेंसी है। IIT मद्रास, NIOT चेन्नई है ना, NIOT चेन्नई में है, लिखा है इसमें, लोगों ने नहीं लिखा शायद, लिख लो NIOT। NIOT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, है ना, और इसरो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। एक्सप्लोरेशन 2026 से ये लोग शुरू करेंगे, मतलब पानी के नीचे जो है वो जाकर अब ये PMS को जो है वो ढूंढेंगे। वायर, बस लोकेशन बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। पैरा स्पोर्ट्स इन इंडिया, फैक्ट्स लिख लो आप। GRI पहली ऑटिस्टिक फीमेल बन गई हैं जिन्होंने कैटालिना चैनल को 2025 में जो है वो क्रॉस कर लिया है, ऑटिज्म की अवेयरनेस क्रिएट करने। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था शायद, मे बी UPSC का बोला भी था पढ़ने के लिए, इसको आपका आंसर देना है, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब आज ही के दिन एक लेक्चर और आपको रहो मिल जाएगा, अभी तो ये शॉर्ट वाला लेक्चर मैं आपको रहो प्रोवाइड करा रहा हूं, बट आज के दिन ही एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा जो आज की तारीख का होगा। अभी तक के लिए ये पूरा लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, है ना।